नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा यूनानी आक्रमण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों का शासन था? तो आपका सही जवाब होगा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सिकंदर के समकालीन जो शासक था नंद वंश का, उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है? उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। क्या कहा? अग्रमीज। याद रखेंगे इन फैक्ट को। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो अभी चर्चा हुई है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद ये सिकंदर के समकालीन था। प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो याद रखिएगा, उस भारतीय राजा का नाम है पुरु अर्थात पोरस। तो याद रखिएगा, सिकंदर ने झेलम नदी यानी वितस्ता नदी के तट पर पुरु अर्थात पोरस को पराजित किया था। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सिकंदर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना मित्र भी बनाया। उसका राज्य तो वापस किया ही किया, कुछ नए इलाके भी उसे दिए। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर अथवा सिकंदर आप कहेंगे, यहां पर इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने। और किस नदी के तट पर? वितस्ता या झेलम नदी के तट पर उसने पुरु अर्थात पोरस को पराजित किया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो बेबीलोन में हुई। कहां पर हुई? बेबीलोन में। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो लगभग 323 ईसा पूर्व में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। अगर हम सिकंदर के थोड़े बैकग्राउंड को देखें तो सिकंदर जो है ये मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था कौन? सिकंदर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो याद रखिएगा, ये वही ब्यास नदी है जिसके तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और यहीं से वे वापस लौट गए। इस प्रकार ब्यास नदी सिकंदर के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो हेरोडोटस है ये कहां का इतिहासकार है? यूनानी इतिहासकार। क्लियर है? हेरोडोटस के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है इसकी पुस्तक से संबंधित। तो याद रखिएगा, हेरोडोटस ने जो पुस्तक की रचना की उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? हेरोडोटस ने। ये एक यूनानी इतिहासकार था जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो यह बात बिल्कुल सही है कि 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान कर दिया। यानी यहां पर कथन बिल्कुल सही है। कारण में कहा जा रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये यहां पर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहां पर जो प्रश्न है इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 8 में सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत होने के बाद किस भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, एक सीमांत गणराज्य है जिसका नाम है अश्वक। क्या नाम है? अश्वक। और ये जो सीमांत गणराज्य अश्वक है इसी की राजधानी है, क्या नाम है उसका? मसग। इसी मसग की में जब सिकंदर का हमला हुआ और सिकंदर के आक्रमण में मसक के जो पुरुष सैनिक थे वो मारे जाने लगे तो यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मसक की जो स्त्रियां हैं इन्होंने सिकंदर की सेना के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10
पूछा जा रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण हैं और इसमें जो सही कारण दिए गए हैं उनको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनेक विद्वानों के मतों के अनुसार उस समय लगभग 28 स्वतंत्र शक्तियां थीं, यानी उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और ये भारत में सिकंदर की सफलता के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि उसकी जो फौज है वो बेहतर थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी बात सही है। आप इसमें आंधी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए, वो एक अच्छा प्रशासक था इसलिए भारत में सिकंदर को सफलता मिली, ये कारण ठीक नहीं है, इसलिए यहां पर चौथा गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कारण बिल्कुल सही है भारत में सफलता को लेकर, किसके? सिकंदर के। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या, अब यहां पर देखिए ये जो पार्ट था यूनानी आक्रमण का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो आइए मौर्य साम्राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 1 का आपका सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चाणक्य थे यही इनके पुरोहित भी थे, प्रधान पुरोहित भी थे। क्लियर? तो इस प्रकार इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इन विकल्पों में जितने भी राजवंश के नाम दिए गए हैं उसमें जो सबसे पुराना राजवंश है वो कौन सा है? मौर्य राजवंश। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? और इसका समय कब से कब तक है? तो लगभग 221 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद कुषाण, फिर गुप्त और वर्धन राजवंश आएंगे। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, विशाख दत्त द्वारा एक कृति है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्लियर है? यानी विशाख दत्त की जो कृति है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक विस्तृत सूचना दी गई है। क्लियर है? इसलिए आपका प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तार में बताया गया। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये नंदराज का पुत्र था। क्लियर है? और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। ठीक है? वृषल और कुलहीन कहा गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन किसमें कहा गया, तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस में। क्लियर है? और किसकी कृति है? विशाख दत्त की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर यह पूछा जाए कि वो पहला विद्वान कौन था जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की, तो याद रखिएगा उस विद्वान का नाम है विलियम जोन्स। क्लियर है? तो यह बात याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें जस्टिन की, तो जस्टिन ने सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्लियर है? तो खैर प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी सैंड्रोकोटस किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्लियर है? तो इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो देखिए, दक्कन पर विजय की बात हो रही है, तो यानी कि आपसे बात की जा रही है कि दक्षिण भारत में किस मौर्य राजा ने विजय प्राप्त की? तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। और इस संदर्भ में आपको जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, इस संदर्भ में जो जानकारी है वो आपको अशोक के अभिलेखों से मिलेगी, जैन ग्रंथों से मिलेगी, तमिल साक्ष्यों से मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो याद रखिएगा, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र की, इसको सबसे पहली बार जीता था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो देखिए, इसके लिए आपको उदाहरण के तौर पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखना होगा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। क्लियर? अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया?
तो इसमें कहा गया कि जो सौराष्ट्र जो गुजरात में है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय राज्यपाल है, जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। इसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। क्लियर है? यानी कि जो सौराष्ट्र के इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रूफ होता है कि जो पश्चिमी भारत का इलाका था, ये भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। यहां पर प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा कि कौटिल्य प्रधानमंत्री था। पहले ही प्रश्न में इस फैक्ट को कोरिलेट किया गया था कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। तो याद रखिएगा, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कौटिल्य थे ये प्रधान पुरोहित भी थे। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात करें कौटिल्य के अन्य नामों की, तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। क्लियर है? कौटिल्य किसके लेखक हैं? अर्थशास्त्र के। यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त और एक नाम अभी आपने क्या पढ़ा था? कौटिल्य। क्लियर? तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो याद रखिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित ये अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। क्लियर? शासन काल भी पूछ सकता है कि किस शासन काल में रचित है, तो मौर्य शासन काल में रचित है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की भी व्याख्या मिलती है। क्लियर? कौन सा सिद्धांत है? सप्तांग सिद्धांत। अब इसमें क्या 7 चीजें हैं? पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवां कोश, छठवां दंड और सातवां मित्र। क्लियर? ये सप्तांग सिद्धांत कहां पर है? कौटिल्य यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें इसका जिक्र किया गया। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो देखिए, प्रश्न में एक फैक्ट तो क्लियर हो गया कि जो मेगास्थनीज था ये एक यूनानी राजदूत था। क्लियर? अब ये पूछा जा रहा है कि ये भारत में किसके दरबार में आए थे? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यानी यहां पर आपका प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और ये जो मेगास्थनीज है ये यूनानी राजदूत है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा किसने था? तो याद रखिएगा, यहां पर स्पष्ट रूप से कि जो सेलुकस निकेटर है इसी ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाने के लिए। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक बात और याद रखिएगा, इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है मेगास्थनीज की, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। हाँ, बात हम लोग कर रहे थे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा, तो याद रखिएगा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। अब ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जरा इनको भी आप जरूर सुन लीजिए। इसमें पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार, पांचवा है घोड़ा, छठवां है निरीक्षक, सातवां है मंत्री एवं उपदेशक। ये 7 ऐसी श्रेणियां हैं जो भारत को विभाजित किया गया किसके समय में? मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज ने इसको श्रेणी में विभाजित किया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि भारत जो प्राचीन भारत है इसमें दास्तां नहीं थी? क्लियर? यानी ऐसा कौन सा फैक्ट है जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो अभी आपने पढ़ा कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका। और मेगास्थनीज की इंडिका से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में यह बात कही गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की ही इंडिका में किया गया है। प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे,
इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है और इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्य रूप से लकड़ी से बना था। प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यही पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना हो गया है। यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो मौर्य काल में लकड़ी के भवन प्राप्त हुए हैं ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। अब ये पाटलिपुत्र में या पटना में जो खुदाई की गई वो किस स्थान पर की गई? तो याद रखिएगा एक स्थान का नाम है बुलंदी बाग और दूसरे का नाम है कुम्रहार। पहला है बुलंदी बाग और दूसरा है कुम्रहार। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा की है ना कि बिहार में जो वर्तमान में पटना है और पूर्व का पाटलिपुत्र है इसी के समीप बुलंदी बाग और कुम्रहार में खुदाई हुई और इससे यह पता चला कि मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष हैं ये। क्लियर? तो यहां पर आप इस तरह से देख लिए प्रश्न संख्या 17 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, बी विकल्प सही होगा। मैं बता रहा हूं प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प, यानी जो पाटलिपुत्र प्राचीन नगर है यहाँ के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए और कुम्रहार के साथ साथ एक नाम और क्या याद रखेंगे? बुलंदी बाग। कुम्रहार और बुलंदी बाग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो याद रखिएगा डिमेकस भारत आया था बिंदुसार के दरबार में। क्लियर? किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। याद रखिएगा स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा थे एंटियोकस। इसने डिमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर? तो याद रखेंगे डिमेकस को राजदूत बनाकर किसने भेजा था? सीरिया के राजा एंटियोकस ने। और किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता है कि अशोक का जो धम्म है ये उदारता, सहिष्णुता और करुणा के इस त्रिविध आधार पर राजधर्म को चलाने को लेकर चर्चित है। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये अशोक से संबंधित है और अशोक का कौन सा सदाचार का धर्म है? वो है धम्म। क्लियर? जिसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा की बात कही गई है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यहां पर देखिए अशोक के साम्राज्य में यहां पर श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए एक अशोक का बृहद शिलालेख है, वो कौन सा है? द्वितीय। जो अशोक का द्वितीय बृहद शिलालेख है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत में अशोक का जो अधिकार है वो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था। किसमें कहा गया? द्वितीय बृहद शिलालेख में। क्लियर? यानी यहां पर जो विकल्प में अगर हम बात करें तो यहां पर अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि इंडिका के मूल लेखक कौन थे? तो अभी अब चर्चा कर रहे थे किसकी? मेगास्थनीज की। और हमने आपको बताया था कि जो मेगास्थनीज है इसी की पुस्तक का नाम था इंडिका। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा भारत का जो प्रथम अस्पताल या औषधि बाग है इसका निर्माण अशोक ने कराया था। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो औषधि की बात हो रही है या जो औषधालय की बात हो रही है यानी अस्पताल की बात हो रही है ये मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए की बात हो रही है। क्लियर? किसके द्वारा निर्माण कराया गया? अशोक के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आप ये पढ़ चुके हैं कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत समिति हुई अशोक के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने? मोगलीपुत्र तिस्स ने। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। यदि हम सारनाथ स्तंभ को देखें तो इसके शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि जो 4 सिंह की आकृति है ये किस चीज का प्रतीक है? तो याद रखिएगा ये शक्ति का प्रतीक है। क्लियर? और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे अपनाया है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि जो सांची का स्तूप है ये किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा सांची का स्तूप भी मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो याद रखिएगा पत्थर पर जो प्राचीन शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में मिले हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी। देखिए यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर हम बात कर लें अशोक के अधिकांश शिलालेखों की, तो याद रखिएगा अशोक के अधिकांश शिलालेख में जो भाषा है वो है प्राकृत और जो लिपि है वो है ब्राह्मी, अधिकांश अभिलेख में। लेकिन अशोक के दो अभिलेख ऐसे हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो कि ब्राह्मी लिपि में नहीं बल्कि खरोष्ठी लिपि में। क्लियर? किसमें है? ब्राह्मी नहीं, खरोष्ठी लिपि में। क्लियर? इस बात को भी यहां पर आप ध्यान में रखेंगे। तो याद रखेंगे अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्ठी लिपि में है, न कि ब्राह्मी लिपि में। क्लियर? और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशोक के जो शिलालेख है इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो भाषा भी आपने देखा कि प्राकृत भाषा प्रयोग, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और एक बात और मैं यहीं पर कोरिलेट कर दूं, ये जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इससे भी संदर्भित प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प से हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अभी चर्चा हुई थी कि जो अशोक के शिलालेख है इनको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, यानी आप कोरिलेट करेंगे कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर है? प्रश्न संख्या 29 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किसकी? खरोष्ठी लिपि की। ठीक है? और मैंने आपसे बताया था कि जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, और मैंने अशोक के दो अभिलेखों के नाम भी बताए थे जो कि खरोष्ठी लिपि में। कौन से थे? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक कालीन अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि में अभी चर्चा की गई है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, सहबाजगढ़ी। और एक नाम और आपको याद रखना है, सहबाजगढ़ी के साथ साथ कौन सा नाम याद रखना है आपको? मानसेहरा। कौन सा है? मानसेहरा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है। तो याद रखिएगा इसे देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। क्लियर है? तो यहां पर आपका विकल्प में दिया गया है प्रियदर्शी, जो कि विकल्प डी में लिखा है, इसलिए प्रश्न संख्या 32 का डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? प्रियदर्शी का मतलब होता है कि जो देखने में सुंदर हो। क्लियर है? और देवा नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय। ठीक है? तो ये अशोक के संदर्भ में इन उपाधियों का जिक्र किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, मास्की जो अभिलेख है इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। केवल मास्की ही ऐसा अभिलेख नहीं है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। मास्की के अलावा गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम, ये सभी लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। एक जगह कहीं पर ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम, ये सभी लघु शिलालेख है और इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि जो गुर्जरा लघु शिलालेख है इसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, कहां पर स्थित है। देखिए अब यहां पर प्रश्न में एक स्टेप आगे बढ़ा। ये तो चर्चा हो गई कि मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। अब यहां पूछा जा रहा है कि जो गुर्जरा ये कहां पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प से हो जाएगा। गुर्जरा का संबंध कहां पर है? मध्य प्रदेश के दतिया में। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी जो मास्की का जिक्र हुआ था ये कहां पर है, तो याद रखिएगा रायचूर कर्नाटक में मास्की है। कहां पर है? रायचूर कर्नाटक में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो मगध का सम्राट किसमें बताया था अशोक ने, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, भाब्रू स्तंभ में। क्लियर है? तो याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्लियर है? और ये जो भाब्रू स्तंभ लेख है ये अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला होने का प्रमाण भी देता है। क्लियर?
तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ में बताया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो कहां से ज्ञात होता है। तो आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 36 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम कलिंग युद्ध की बात कर लें तो आप सभी जानते हैं कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ये कलिंग का युद्ध हुआ और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, यानी कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसका विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है और ये अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रख लीजिएगा कि धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित अगर अभिलेख पूछा जाए तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अभिलेख 12। कौन सा? अभिलेख 12। प्रश्न संख्या 37 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अशोक का जो दीर्घ शिलालेख 12 है ये धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि जो टालमी फिलाडेल्फस है जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे ये कहां का शासक था? तो याद रखिएगा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो था ये मिस्र का शासक था। कहां का? मिस्र का। प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अशोक था इसके 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कितने? 5। और अभी आपने ये देख लिया कि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का राजा था, एक हो गया। दूसरा नाम याद रखिएगा एंटियोकस द्वितीय। ये जो एंटियोकस द्वितीय था ये सीरिया का शासक था, इसके साथ राजनयन संबंध थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे एंटीगोनस का। एंटीगोनस जो है ये मेसिडोनिया यानी मकदूनिया का राजा था। क्लियर? इसके अलावा मग का नाम याद रखेंगे जो कि साइरिन का शासक था। इसके अलावा अलिक सुंदर का नाम याद रखेंगे। क्लियर? यानी अलेक्जेंडर एपाइरस। ठीक है, ये कहां का राजा था? अलेक्जेंडर कहां का था? एपाइरस का राजा था। क्लियर? अलिक सुंदर का मतलब अलेक्जेंडर और कहां का राजा था? एपाइरस का। या कहीं कहीं आप देखेंगे कि एपीरस भी लिखा रहेगा। क्लियर? तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। 5 ऐसे यवन राजा थे जिनके साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे इसका विवरण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा ये अशोक के 13वें शिलालेख से इसका विवरण मिलता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो बृहदर्थ की हत्या कराई थी वो इसी के सेनापति ने कराई थी और उस सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? यानी बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कराई थी। इस प्रकार ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 39 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा कि रज्जुक कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मौर्य शासन में ये अधिकारी था। प्रश्न संख्या 40 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ये जो सार्थवाह है ये व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो मौर्य काल में व्यापारियों के जो व्यापारिक काफिले थे उनको क्या कहते थे? सार्थवाह। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि भाग और बलि क्या है? तो याद रखिएगा ये जो भाग और बलि है ये प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। किसके स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। क्लियर? आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में राजा जो था वो भूमि का मालिक होता था और जो भूमि पर उत्पादन होता था उसका एक भाग लेने का वो अधिकारी था। इसीलिए इस प्रकार के जो कर थे उसका नाम पड़ा भाग। क्लियर? और इसी प्रकार बलि भी एक राजस्व का स्रोत था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, सीताध्यक्ष। याद रखिएगा कृषि भूमि के अध्यक्ष को कहते थे सीताध्यक्ष। किस काल में? मौर्य काल में। और वही सीताध्यक्ष भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा मौर्य काल में सीता का मतलब क्या हो गया? जो सीताध्यक्ष यानी जो राज की भूमि की व्यवस्था को देखता था उसी को सीताध्यक्ष कहते थे और इससे प्राप्त होने वाली जो आय है इसी को सीता कहते थे। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 44 का सी विकल्प से हो जाएगा, राज की भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? सीता। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो याद रखिएगा मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए समाहर्ता।
क्लियर। तो याद रखेंगे समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। क्लियर। किसका प्रभारी? तौल माप का। तो याद रखिएगा अगर हम तौल माप की बात करें तो आपका सही जवाब होगा पौतवाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 46 का ए विकल्प से हो जाएगा। ये जो पौतवाध्यक्ष था ये मौर्य युगीन अधिकारी था जो कि तौल माप का प्रभारी था। क्लियर। अब यहां पर जरा और विकल्प जो दिए गए उसमें भी देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें पण्याध्यक्ष की जो विकल्प बी में है, अब ये पण्याध्यक्ष किसको कहते थे? तो याद रखिएगा जो वाणिज्य विभाग से संबंधित था उसको कहते थे पण्याध्यक्ष। ठीक है, वाणिज्य विभाग से संबंधित प्रभारी को पण्याध्यक्ष कहते थे। सीताध्यक्ष तो आपने देख लिया कि जो कृषि भूमि का अध्यक्ष था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। अगर हम बात करें सूनाध्यक्ष की तो ये जो सूनाध्यक्ष है ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। किसका? बूचड़ खाने के प्रभारी को सूनाध्यक्ष कहा जाता था। एक काम आप करिएगा, यहां पर तो जो जितने विकल्प में अधिकारियों के नाम हैं और उनसे संबंधित जो विभाग है उनका मैं यहां पर जिक्र करता हुआ चलूंगा। एक बार आप मौर्य युगीन जो अधिकारी हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप उसको बार बार रिवीजन करें और आपको वो बिल्कुल याद रहे, क्योंकि यहां से प्रश्न बन रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहां था। तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कहां पर था? तक्षशिला में। और ये जो तक्षशिला है ये वर्तमान समय में कहां पर है? तो ये इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है उसी के नजदीक है। क्लियर। तो याद रखेंगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक जिसने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था। क्लियर। तो इसकी चर्चा भी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। क्लियर। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 48 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 49 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। याद करिए पिछली क्लास को, इसमें मैंने जिक्र किया है कि श्रवण बेलगोला में सल्लेखना के द्वारा अपनी शरीर को त्याग किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर। और मौर्य वंश का यही संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। और मैंने आपसे यह भी बताया था कि संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था इन्होंने। कहां पर? श्रवण बेलगोला में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा 14। यानी अशोक के जो 14 शिलालेख थे वो विभिन्न लेखों के समूह हैं और ये 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। क्लियर। ये भी बात याद रखिएगा। और इसमें अशोक ने क्या उत्कीर्ण करवाया था? तो इसमें अशोक की राजाज्ञाएं यानी शासनादेश उत्कीर्ण थे। क्लियर। तो यहां पर शिलालेख की संख्या क्या हो जाएगी? 14। प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये कहां से? 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो यहां पर जो विकल्प में राजवंश के नाम दिए गए हैं इसमें मौर्य राजवंश जो है ये सबसे प्राचीन है। प्रश्न संख्या 52 का सी विकल्प सही हो जाएगा और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अशोक ने जो विदेश भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। क्लियर। और कहां भेजा था? श्रीलंका। ठीक है। तो याद रखेंगे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने? अशोक ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर संघमित्रा ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो आप सभी को पता है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला है प्रश्न संख्या 55 और पूछा जा रहा है कि किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो कलिंग युद्ध है ये धौली नामक स्थान पर के निकट लड़ा गया था। यहां पर देखिए विकल्प में धौली लिखा है। क्लियर। तो यहां पर याद रखिएगा धौली लिखा रहे या धौली लिखा रहे। क्लियर। तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे कि ये कलिंग युद्ध के निकट का स्थान है। कौन सा? धौली या धौली। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 55 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और ये जो धौली है ये कहां पर है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये पूरी उड़ीसा में है।
जो धौली है कहां पर है? पूरी उड़ीसा में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि सारनाथ का लॉयन कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। यहां पर प्रश्न संख्या 56 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? क्लियर? तो अभी हमने आपसे ऊपर बताया था कि जो अशोक के बृहद शिलालेख है उसमें जो दूसरा बृहद शिलालेख है उसमें कहा गया कि सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र इन राज्यों का उल्लेख उसमें मिलता है। उसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 57 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पण कहा जाता था। क्या कहते थे? पण कहा जाता था। प्रश्न संख्या 58 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? कासारपण। क्या कहते थे? कासारपण, या चांदी के सिक्कों को धरण भी कहा जाता था। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसको पण कहते थे, और जो चांदी के सिक्के थे इनको कासारपण या धरण कहते थे, और जो तांबे के सिक्के थे इसको माशक कहते थे। क्या कहते थे? माशक। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और जो छोटे, जैसे मान लीजिए छोटे तांबे के जो सिक्के थे उनको क्या कहते थे? उनको काकड़ी कहते थे। ये जो सी विकल्प में लिखा है काकड़ी, ये छोटे तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को माशक कहते थे। क्या कहते थे? माशक। क्लियर? नोट डाउन कर लेंगे एक जगह। और जो चांदी के सिक्के थे इनको कासारपण कहते थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो अजात शत्रु है ये मौर्य वंश का नहीं, ये हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। क्लियर? तो याद रखेंगे। और आपको ये भी पता है कि जो अजात शत्रु है इसका एक उपनाम भी है कुड़िक। क्या नाम है? कुड़िक। और ये अजात शत्रु किसका पुत्र है? ये बिंबिसार का पुत्र था। क्लियर है? और ये हर्यक वंश का शासक था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 59 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा अशोक के अगर हम उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। प्रश्न संख्या 60 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। क्लियर? और ये पता कहां से चलता है? तो याद रखिएगा पुराणों और एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवदान। ठीक है, तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान और पुराणों से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक के उत्तराधिकारी का नाम कुणाल। क्लियर? और ये जो बिंदुसार है ये अशोक का पिता था। क्लियर? अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? तो हमने आपसे चर्चा की थी कि पाटलिपुत्र जो है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है। यहां पर प्रश्न संख्या 61 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गंगा और सोन नदियों के संगम पर है पाटलिपुत्र। क्लियर? और इसी पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। तो याद रखेंगे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्लियर? और एक बात और बिंदुसार के संदर्भ में याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि बिंदुसार को किस और उपाधि से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे अमित्र घात भी कहते हैं। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं, और बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्लियर? और अभी आपने अशोक के उत्तराधिकारी का क्या नाम पढ़ा है? कुणाल। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अभी हमने आपको ऊपर को रिलेट कराया था कि बिंदुसार अशोक के पिता थे। क्लियर है? बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता। तो याद रखेंगे अशोक के पिता बिंदुसार थे और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। क्लियर? और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। तो एक हायरार्की बन रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक, और अशोक के पुत्र का नाम कुणाल। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो याद रखिए आप सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 64 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ ये किस वर्ष हुआ था? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कलिंग का जो युद्ध है अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 65 का ए विकल्प सही हो जाएगा, 261 बीसी। ठीक है, यानी 261 ईसा पूर्व। अगला है प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? तो आपसे अभी चर्चा हुई थी कि कलिंग युद्ध का विवरण
13वें शिलालेख में है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 67, पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, ये जो चाणक्य थे इनका संबंध तक्षशिला से था, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 का ए विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे चाणक्य का जो संबंध है वो तक्षशिला से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 68, पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। यहाँ पर प्रश्न संख्या 68 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? और मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो वर्तमान में ये इलाका है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69, पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो याद रखिएगा कि अभी हमने चर्चा की थी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। और बृहदर्थ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा कि मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। और इस शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहदर्थ की हत्या की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं इसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो देखिए ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसका वर्णन कहां पर है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और सप्तांग सिद्धांत में क्या चीजें हैं? इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र के बारे में व्याख्या की गई है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो याद रखिएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। प्रश्न संख्या 71 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72, पूछा जा रहा है कि अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही गई है? तो याद रखिएगा उन बौद्ध साधु का नाम क्या है? उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 72 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर यह पूछा जाए कि ये जानकारी किसमें है तो याद रखिएगा प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कहा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो उपगुप्त को दिया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 73, पूछा जा रहा है कि कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो याद रखिएगा ये जो कालसी है ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। क्लियर है? याद रखिएगा यहां से अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 73 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और इस तरह के भी प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं कि ये स्थल कहां पर है? तो याद रखिएगा कालसी जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में। कहां पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। और कालसी से अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 74, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीत समिति हुई इसका जो उल्लेख है वो दीपवंश और महावंश में मिलता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 74 का बी विकल्प सही हो जाएगा। किसमें जिक्र मिलता है? दीपवंश और महावंश में। यहां पर प्रश्न संख्या 74 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 75, पूछा जा रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहां थी? तो याद रखिएगा तक्षशिला में। कहां पर? तक्षशिला में। तो याद रखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसलिए कहा गया कि यहां पर अशांति थी। प्रश्न संख्या 75 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसी का ये पुत्र है बिंदुसार। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा ये जो बिंदुसार है इसने अशोक को कुमारा मात्य बनाकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भी भेजा था। क्लियर है? तो यहां पर चीजों को जरा कोरिलेट करिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कुमारा मात्य बनाकर विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। क्लियर है? और आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिंदुसार अशोक के पिता थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 76, पूछा जा रहा है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कहां होगा? तो आपका सही जवाब होगा कि वो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्लियर? यानी अगर हम अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का अगर वर्णन देखें तो उसमें आप ये कहेंगे कि ये प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 76 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 77, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
मौर्य शासक जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और संलेखना विधि के माध्यम से श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया। यानी जहां पर एक ऑप्शन में है वो तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा एलिमिनेट करना भी देखिए। अगर हम अब देखें, मेरे पास 2, 3, 4 ऑप्शन बचे। क्लियर है? आपको ये बात स्पष्ट है कि जो अशोक है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यानी यहाँ पर सी विकल्प में दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा बी और डी। देखिए ये जो अशोक है इन्हीं के पौत्र हैं दशरथ, और आप सभी को पता है कि दशरथ भी अशोक की तरह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण किए। और याद रखिएगा अशोक और दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए प्रश्न संख्या 77 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। क्लियर है? इसमें पहला लिखा है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। दूसरा बी विकल्प में लिखा है ये अखंड है, ये भी सही है। सी विकल्प में लिखा है कि स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। डी विकल्प में लिखा है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये सही नहीं है। यानी जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ हैं ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं माने जाएंगे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 78 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणदेव अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? कंगनहल्ली। देखिए कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। क्लियर है? और यहां सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रित है। ठीक है? यानी अशोक का रानी के साथ प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर पर रूप चित्रित है, जिसके नीचे लिखा गया है रणदेव अशोक यानी राजा अशोक। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 79 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और ये कंगनहल्ली है कहां पर? तो याद रखिएगा कर्नाटक के कलबुर्गी में। कहां पर? कर्नाटक के कलबुर्गी में कंगनहल्ली है। कई बार पूछ देता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये भीमा नदी के किनारे है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला नाम लिखा है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का संबंध किससे होगा? आप सभी को पता है कि कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, यानी एक को आप सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। ठीक है? यानी आप बी को सुमेलित करेंगे तीसरे के साथ। और सारनाथ में, तो सारनाथ में आप सभी जानते हैं कि यहां पर धमेख स्तूप है। धमेख स्तूप कहां पर है? सारनाथ में। सी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। और श्रावस्ती, इसमें चर्चा हुई थी कि श्रावस्ती यहां पर सतेह मते यानी डी को आप सुमेलित करेंगे चौथे के साथ। और जो आपका सही कूट बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 के आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81। यहां पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला नाम लिखा है चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में स्टार्टिंग में ही बात हुई थी कि इसको सेंड्रोकोटस से लिंक करेंगे आप, यानी यहां पर आप चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस यानी ए को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के बारे में जब चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे बताया था कि बिंदुसार अशोक के पिता थे, तो वहीं मैंने आपको यह भी बताया था कि इनको अमित्र घात के नाम से जानते हैं, इसलिए बी को आपको रिलेट करेंगे तीसरे के साथ। अशोक की बात करें तो अशोक और इनके पौत्र दशरथ के बारे में मैंने बताया कि इन दोनों लोगों ने प्रियदसी की उपाधि ली थी, यानी आप जो सी विकल्प है इसको कोरिलेट करेंगे पहले के साथ। और चाणक्य के बारे में हमने आपको बताया था कि चाणक्य के 2 और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इसलिए आप डी को कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ और सही कूट बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। बहुत सही बात लिखी गई है। इन्हीं सब मूल बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में ये मूल अधिकार दिया कि सभी को अपने धर्म के अनुसार चीजों को सेलिब्रेट करने, उनको मनाने का, उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। यहां पर प्रश्न संख्या 82 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अशोक ने ये अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से ये परामर्श दिया था। प्रश्न संख्या 82 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83। पूछा जा रहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसमें से कुछ चर्चा हो चुकी है। मैंने आपको दूसरे बृहद शिलालेख के बारे में बताया था कि इसमें संगम राज्य जैसे चोल, पांड्य, सतीपुत्र,
केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, इसकी सूचना मिलती है। इसके अलावा जो आपका 13वां शिलालेख है, इसमें भी चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। क्लियर? तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 83 का सी विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 84, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न तरीकों से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए चोल के बारे में भी आपने पढ़ा कि दूसरे में जिक्र है, पांड्य के बारे में भी है, सती पुत्र है, केरल पुत्र है और ताम्रपर्णी है। तो यहां पर क्या बचा? सातवाहन ही तो बचा। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 84 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सातवाहन का जिक्र नहीं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 85, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग लाने हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर जो सोहगौरा ताम्र पत्र है, ये संकट काल के दौरान खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के बारे में ये एक प्राचीनतम शाही आदेश है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 85 को आप ए विकल्प में सही करेंगे। अब एक प्रश्न और जो नया ट्रेंड है कि ये जो सोहगौरा है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो सोहगौरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ये प्राप्त हुआ है, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। क्लियर? और इसमें यह बताया गया कि जो खाद्यान्न है इसको संकट काल के लिए सुरक्षित रखा जाए। देखिए सोहगौरा के अलावा भी एक और स्थल है जहां से इस बात के बारे में चर्चा की गई है। वो कौन सा है? तो वो है महास्थान अभिलेख। कौन सा है? महास्थान अभिलेख। और ये महास्थान अभिलेख आपको मिला कहां से? तो बांग्लादेश में एक जिला है जिसका नाम है बोगुरा। क्या नाम है? बोगुरा। तो याद रखेंगे बांग्लादेश से में जो बोगुरा जिला है वहां से महास्थान अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है? इसमें जो है अशोक काल में जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है ये, इसमें कहा गया कि ये जो खाद्यान्न है ये देश में संकट काल के लिए इसमें सुरक्षित रखा जाए। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे इन दोनों संदर्भ में, सोहगौरा और महास्थान के संदर्भ में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 86, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण में कहा जा रहा है कि कलिंग जो है ये दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। तो ये भी यहां पर सही है। और यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 87, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक प्रचार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से याद रख लीजिएगा कि जो धार्मिक आधार पर भूमि दान का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो मौर्योत्तर युगीन राजवंश से मिलता है। और किस रूप से? प्रमुख रूप से तो मौर्योत्तर युगीन राजवंश जो सातवाहन है इसके समय में अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें धार्मिक आधार पर भूमि दान का यह साक्ष्य मिला। क्लियर है? तो इस आधार पर कथन ये तो सही हो गया। कारण में कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। भाई जब भू अनुदान था ही नहीं धार्मिक आधार पर मौर्यकालीन शासकों में, तो भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह कहां से? तो यानी यहां पर आपका कारण गलत। तो यहां पर प्रश्न संख्या 87 में आप देखेंगे कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत के आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 देखिए, पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए इसमें क्या सजा का प्रावधान था? तो याद रखिएगा टैक्स को चुराने के लिए मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। प्रश्न संख्या 88 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था, इसमें भी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन है वो 30 सदस्य में और 6 समितियों में बटा था। यानी 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, तो कुल मिलाकर 30 सदस्य हो गए। ठीक है? और इसी में कहा गया कि चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया गया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 89, पूछा जा रहा है कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म और मृत्यु पंजीकरण। क्लियर? तो याद रखिएगा अभी भी नगरपालिका प्रशासन जन्म और मृत्यु पंजीकरण करती है और प्रमाण पत्र देती है और यह कार्य मौर्य काल से जारी है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 89 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में बताया है कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी, अगर ये पूछ ले कि किस समिति का संबंध जन्म और मृत्यु पंजीकरण के हिसाब किताब को रखने से संबंधित था, तब आपका जवाब होगा तीसरी समिति का। क्लियर? ये बात भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 90। पूछा जा रहा है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो देखिए संस्कृति, कला और साहित्य का, तो ये बात सही है कि मौर्य नरेशों ने संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया। उसके बाद लिखा है सोने के सिक्के का। तो देखिए सोने के सिक्के का विकास मौर्य नरेशों ने नहीं किया था। स्पष्ट याद रखिएगा कि स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो हिंद यवन शासकों को है, यानी इंडो ग्रीक शासकों को है। तो ये यहाँ पे ये तो नहीं होगा। सी विकल्प में कह रहा है प्रांतीय विभाजन, तो ये तो सही है, ये आपने देखा भी था। अगला है हिंदुकुश तक साम्राज्य, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 का ए, सी और डी सही हो जाएगा। इस आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और जहां तक की रही प्रांतों की बात, तो आप जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य वो 5 प्रांतों में था: उत्तरापथ, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य, ठीक है, और अवंतीर। ठीक है, तो ये जो 5 प्रांत थे जो कि अशोक के अभिलेखों में इसका जिक्र भी मिलता है और ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो याद रखिएगा स्थानिक जिला प्रशासक थे। ठीक है, तो याद रखेंगे मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? और जो मेगास्थनीज था इसके अनुसार जिले का जो अधिकारी है वो एग्रोनोमोई था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो याद रखिएगा जो एग्रोनोमोई था ये यहाँ पर आपका सही होगा विकल्प सी, मार्ग निर्माण से संबंधित था। देखिए इसको कई कार्य मिले थे। जैसे मौर्य काल में अगर हम एग्रोनोमोई अधिकारी के कार्य की बात कर लें तो इसको राजस्व संग्रह का कार्य था, सिंचाई की जो सुविधा है उसके पर्यवेक्षण का कार्य था, न्यायिक प्रशासन का कार्य था, भूमि की माप का कार्य था, सड़कों पर पत्थर लगवाने का कार्य या सड़कों के रखरखाव संबंधी कार्य, ये सभी कार्य किससे संबंधित हैं? ये मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी से संबंधित हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 92 का यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है कि पंकोदक सन्निरोधे, क्या लिखा है? पंकोदक सन्निरोधे, ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस चीज के लिए? तो याद रखिएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने। पंक का मतलब ही होता है कीचड़। ठीक है, इसी से बना पंकज। ठीक है, तो यहां पर देखिए सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले से मौर्य प्रशासन काल के दौरान जो जुर्माना वसूला गया उसको नाम क्या रखा गया? पंकोदक सन्निरोधे। इसलिए प्रश्न संख्या 93 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94। पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी उसमें न्यायालय 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 2। एक तो था धर्म स्थायी, यानी यहां पर जो दूसरे में लिखा है धर्म स्थायी, और दूसरा था कंटक शोधन, यानी यहां जो चौथे में लिखा है। तो यहां पर 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक है धर्म स्थायी और दूसरा है कंटक शोधन। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 94 का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अब यहां पर एक बात और कोरिलेट कर लीजिए, आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया कि ये जो कंटक शोधन है ये किस प्रकार का न्यायालय है? तो याद रखिएगा कंटक शोधन जो है ये फौजदारी न्यायालय है और जो धर्म स्थी है ये दीवानी न्यायालय है। क्लियर है? डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजकीय राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो याद रखिएगा ये व्यवसाय था मागध का। ठीक है, यानी भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है इसके संदर्भ की इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और एक और याद रखिएगा सूत वर्गों का था। मागध और सूत वर्ग का था। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 95 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पति के द्वारा परित्यक्त कोई पत्नी है तो उसे विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। ये यानी मौर्य काल में तलाक की भी प्रथा थी और ये किसमें है? ये अर्थशास्त्र में वर्णित है। यानी यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 96 का। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ठीक है, तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? मनुस्मृति में। क्लियर है? यहां पर प्रश्न संख्या 97 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मनुस्मृति में जो 38वां खंड है उसमें लिखा है कि जिसकी पत्नी मर गई है वो व्यक्ति तो पुनर्विवाह कर सकता है लेकिन विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। पूछा जा रहा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
व्रात्य क्षत्रियों का। क्लियर है? यानी विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर प्रदान किया गया था। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए, इनका सही कालानुक्रम क्या होगा। यानी यहाँ पर विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए मेगास्थनीज के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो यानी आप सबसे पहले ले लेंगे मेगास्थनीज को। उसके बाद आप देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो इसलिए आप यहां पर फिर लेंगे किसको, फाहियान को। उसके बाद आप देखेंगे कि जो चीनी यात्री वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो यहां पर फिर चौथे को लेंगे। और उसके बाद इत्सिंग जो है ये 7वीं सदी में भारत में आया था, यानी यहां पर आपका दूसरा हो जाएगा। और जो सही कोड बन रहा है 3142 और 3142 के आधार पर प्रश्न संख्या 99 का बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उनको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है, और शुंग वंश की स्थापना की। अगला कह रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने सिंहासन हथिया लिया। यानी जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक उसी प्रकार से शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। क्लियर है? और ये जो कण्व वंश का यानी ये जो अंतिम कण्व वंश शासक था वो कौन था, सुशर्मा, और अपने आंध्र जातीय भ्राते सिमुक, ठीक है, इसके द्वारा ये मार डाला गया था। क्लियर है? और ये किसमें डिटेल मिलता है, ये वायु पुराण में ये डिटेल मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 100 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प यहां पर सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 101 में पूछा जा रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्न शासकों में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। यहां से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है ईसवी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में, तो देखिए यहां पर तब नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को खुदवाया था और अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इससे नहरें निकलवाई थी। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 101 का आपका बी विकल्प से जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान करने वाले शासक थे। आप देखिए यहीं पर विकल्प में रुद्रदामन भी दिया है। रुद्रदामन ने यहां पर इस झील की मरम्मत कराई थी। क्लियर है? और रुद्रदामन का जो कार्य है वो 2री शताब्दी ईस्वी का था। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने रुद्रदामन को नहीं लिया। और एक नाम और याद रखिएगा, स्कंदगुप्त का, इसने भी झील का पुनरुद्धार कराया था। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 101 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखिए। प्रश्न संख्या 102 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला लिखा है लोथल और उसके आगे लिखा है एंशिएंट डॉकयार्ड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोथल से गोडीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला कह रहा है कि सारनाथ और उसके आगे लिखा है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। देखिए फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सारनाथ में, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है राजगिरी में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ। अगला है ग्रेट पीस ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग और वो है नालंदा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए यहां पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। यहां पर प्रश्न संख्या 102 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक जो है ये कहां से संबंधित है, सारनाथ से संबंधित है। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में नए अभ्यास प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।